पेन, मसल पेन। बच्चों इसके अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा कम होगा? शाबाश, ये बताएं। इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हो? टेटनी देखते हो बच्चों। टेटनी क्या है? टेटनी वो, टेटनस और टेटनी दोनों फर्क है। कई बच्चे टेटनस को टेटनी समझते हैं। टेटनी वो कंडीशन होती है जब आपकी कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से आपको नमनेस होती है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। बड़ों के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको आप क्या कहते हो? ओस्टियोमलेशिया कहते होते हो। क्या कहते हैं? एक तरह का आपने कहना ओस्टियोमलेशिया कहते होते हैं बच्चों। तो यार सिंपल सी बात है, अगर इस तरह कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है कि एक बंदा है, उसकी टांगों के अंदर दर्द होती है, उसके अंदर जनाब स्पेस बढ़ चुकी है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब, एक तरह का फॉर एग्जाम्पल, एक तरह का हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हाइपोकाल्सीमिया के सिम्टम्स हैं, तो उसके आप क्या कहोगे कि इसको क्या डायग्नोज है? आपने कहना है अगर ये बच्चा है तो इसके अंदर आपका रिकट्स है, और अगर बड़ा है तो कौन सी डिजीज है? ओस्टियोमलेशिया है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा टेटनस बिकॉज ऑफ इंफेक्शन क्लोस्ट्रिडियम टेटनी? बिल्कुल उस्मान अली। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं समझ आई, वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? रिकट्स इन चिल्ड्रन डिफॉर्मिटी सच एज जीनियोवेरम, जिसको हम कहते हैं बॉल एक्स कहते होते हैं, ओस्टियोमलेशन एडल्ट बोन पेन होती है, मसल मास गिरता है, और हाइपोकाल्सीमिया होता है। ठीक है। अब आ जाओ बच्चों के आपके विटामिन डी का लेवल कम होता क्यों है? आपके विटामिन डी का लेवल कम होता क्यों है? अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मुझे आपने ये बताना है कि विटामिन डी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है? शाबाश। विटामिन डी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है? जल्दी करें। आपके क्या होता है? एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपने ये कहना है कि जो विटामिन डी होता है ये आपके क्या होता है? एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है। देखो बच्चों, जब भी आप कभी भी फैट खाते होते हो, तो फैट जब खाते हो तो उसको तोड़ने के लिए और उसको आपकी बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए आपका एक तो पेंक्रियाटिक एंजाइम की जरूरत होती है। एक इसकी पेंक्रियाटिक एंजाइम की जरूरत होती है, नंबर वन। दूसरा आपके बाइल की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर पेंक्रियाटिक एंजाइम ही सही तरह रिलीज नहीं हो रहे, मतलब कि पेंक्रियाटाइटिस हो गया है, आवाज का इशू बढ़ रहा है, हेलो 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 हेलो, एक मिनट ये देख लेते हैं। ओके ओके ओके। तो आपने कहना है कि एक तरह का पेंक्रियाटिक, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा बच्चों, आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स पैदा ही नहीं हो रहे, तो क्या वो फैट वाली खुराक को तोड़ सकेगी? ओ भाई, क्या फैट वाली खुराक टूटेगी? नहीं टूटेगी। तो वो कहाँ जाएगी? सिंपल सी बात है, वो स्टूल के अंदर जाएगी। जब बाइल ही नहीं आएगा तो क्या फैट की मल्सिफिकेशन होगी? ये तो तकरीबन 10वीं क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो आपका बाइल होता है वो फैट की मल्सिफिकेशन करवाता है, मल्सिफिकेशन करवाता है, ये रट्टा। तो जब आपका ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मैल एब्जॉर्प्शन। तो आपने क्या कहना है कि विटामिन डी की कमी किस वजह से हो सकती है? मैल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हो सकती है। दूसरा बच्चों, अगर कोई मम्मी डैडी बच्चा बच्ची है, मतलब जो कहते हैं कि धूप के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ और अपने आप को बहुत प्राउडी फील करवाता है या करवाती है, और कहता हूँ कि हाँ जी जनाब, मैं तो कभी धूप में निकलता नहीं हूँ, मैं तो जनाब एसी में रहता हूँ सुबह से शाम, और उसके बाद जनाब गर्मियों से तो मुझे उलझन है, शाम से आराम से जाते हैं। तो आपका जो विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या है? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनलाइट। जब सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं हो रहा तो आपका विटामिन डी का लेवल क्या होगा? एक तरह का कम होगा। ठीक हो गया। इस वजह से फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम देखते होते हैं मोस्टली। आगे देखें, आगे क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि किसी बंदे के अंदर किडनी ही उड़ गया है, तो बच्चों क्या उसके विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म मिल सकती है? जब किसी बंदे के अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा तो क्या आपका विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म मिल सकेगी? नहीं। बच्चों, आपका विटामिन डी स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। तो अगर किसी बंदे के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो क्या विटामिन डी जो होगा वो स्टोर हो सकेगा? जब विटामिन डी स्टोर ही नहीं हो सकेगा तो विटामिन डी की कमी होगी कि नहीं होगी? ठीक हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, वो क्या? आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बच्चा है जो कि न्यू बॉर्न है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके अंदर ऐसे कौन से विटामिन देने जो कि जरूरी हैं, वो कौन से हैं? बच्चों, ब्रेस्ट फीड के अंदर आपने कहना है ना ही विटामिन डी होता है, ना ही विटामिन के होता है। ठीक है। तो ये आपने खुद देने होते हैं, ये बात अपने जहन में रखिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसको एक इंजेक्शन लगता है, बाकी जिंदगी में तो इंजेक्शन उसको लगने ही लगने हैं साथ साथ, लेकिन जो पैदा होते ही इंजेक्शन लगता है वो होता है विटामिन के का।
ठीक है। और एक बात अपनी जहन में रख लीजिएगा, आप कभी भी पीड्स वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ये सारे देना शुरू कर देगा, कहता है इसके ड्रॉप्स लो, बच्चे को ड्रॉप्स दो। तो आपने ये बात अपने जहन में रखना है कि कभी भी अगर पूछा जाए कि प्रेग्नेंट डिलीवरी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करता हुआ बच्चा है तो उसके अंदर कौन से विटामिन देने जरूरी हैं, आपने कहना विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के, क्यों? क्योंकि ये डाइट के अंदर आपको मिलता ही नहीं है प्रॉपरली, ये आपको डाइट के अंदर नहीं मिलते होते। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आपने कहना है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का आपको नेक्स्ट अभी जो पता होना चाहिए वो बच्चों क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है रिकर्स इन चिल्ड्रन करवाता है, उसके बाद बच्चों आपने ये कहना है वो क्या है, आपने कहना है डिफॉर्मिटी सच एज जीनोवेरम बोलेक्स करवाता होता है, ओस्टियोमलेशिया करवाता है, बोन पेन करवाता है, हाइपोकाल्सीमिया टेटनी करवाता है, माल अब्जॉर्प्शन इसका सबसे बड़ा कॉज है, सन एक्सपोजर, उसके बाद है पुअर डाइट है, उसके बाद क्रोनिक किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, उसके बाद गिव वीरा ओरल विटामिन डी टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कई दफा एग्जाम के अंदर आता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अब देखिए, अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ चुका है तो वो कैसे होता है? बच्चों मुझे ये बताएं कि जब किसी भी बंदे के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा तो उस बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा नहीं होगा? शाबाश, ये बताइएगा जी। जब किसी बंदे के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा तो उस बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपका विटामिन डी जो होता है वो हाइपर कैल्सीमिया करवा सकता है, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है बच्चों, तो एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर भी पढ़ा चुका हूं बच्चों, कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ अब हम मैं डिटेल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका हूँ कि कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, साइकेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, पोलीयूरिया हो सकता है, पोलीडिप्सिया हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। ये सारे की सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है बच्चों, वो गाली समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इस वजह से मैं ये यहाँ पे स्पीड से बात कर रहा हूँ कि कैल्शियम का लेवल जब भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो आपके पेट के अंदर दर्द होता है, पेप्टिक अल्सर की वजह से, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, कैल्शियम ओक्सालेट के स्टोन्स, कैल्शियम का लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो है वो बंदा जो है वो गुस्से के अंदर जाता है, साइकोटिक प्रॉब्लम, स्टॉपर्स स्टूपर्स जिसको हम कहते हैं, वो सारे का सारा होता है। उसके बाद आपने कहना है हार्ट के अंदर शॉर्ट क्यूटी इंटरवल करवाता होता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल नहीं करवाता। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? कुछ बातें इंशाल्लाह हम सीवीएस के अंदर जाकर भी इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे ताकि ये सारे का सारा आपके एक तरह का कवर हो। आगे देखें बच्चों कि आगे का क्या सीन है। आगे आप लोगों ने ये कहना होता है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई ऐसी डिजीज का नाम जिसके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है? बच्चों शाबाश। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा कौन सी डिजीज होती है जिसके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है? हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। ओके। अब कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कि कोई ऐसा जिसके अंदर विटामिन डी की एक्टिवेशन ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन डी की एक्टिवेशन ज्यादा होती है। वेरी गुड अली रजा, शाबाश। आपने कहना है कि जो सार्काइडोसिस की डिजीज होती है बच्चों, आपकी एक डिजीज होती है जिसको आप पढ़ते हो सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस की जो डिजीज होती है वो जनाब आपका क्या होती है, इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि सार्काइडोसिस की डिजीज के अंदर आपका, आपने कहना है कि विटामिन डी की जो एक्टिवेशन होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। कैसे? आपने कहना है कि देखें, नॉर्मल बंदे के अंदर, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन आके आपके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिव करता है। लेकिन सार्काइडोसिस के अंदर क्या होता है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि सार्काइडोसिस की डिजीज के अंदर जो आपकी ग्रेनुलोमेटोसिस कंडीशन होती है, ग्रेन्युलोमा बन जाता है बच्चों। सार्काइडोसिस आपके लंग्स की वो डिजीज है जिसके अंदर आपका ग्रेन्युलोमा बन जाता है, यहाँ पे मैक्रोफेजीज, यहाँ पे जनाब आपके फिब्रोब्लास्ट आपके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रोडक्शन ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ये सार्काडोसिस डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपका ये जो ग्रेन्युलोमा बना हुआ होता है, ये आपके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करना लग पड़ता है। जब ये आपके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो आपका विटामिन डी एक्टिव होगा कि नहीं होगा? जी नॉन क्रिस्टियाटिन ग्रेन्युलोमा। अब मुझे ये बताएं कि आपका विटामिन डी एक्टिव होगा कि नहीं होगा? और जब आपका विटामिन डी एक्टिव होगा तो कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बच्चों आपने कहना है कि इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब यहाँ तक क्या है। ओके। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है।
कोई ऐसा बंदा जिसको यहाँ तक नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या देखा कि एक्सेस की वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सियूरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टूपर्स, सीन इन ग्रेनुलोमाटोसिस डिजीज, ग्रैन्युलोमा जो बनता है, हाई एक्टिवेशन ऑफ विटामिन बी बाई एपिथेलियल मैक्रोफेजेस, उसकी वजह से ही होगा। तो मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ इनते नाल चंगा हुण डॉक्टर नजीब ही पढ़ा सकता तो ਆਪਾਂ ਲੈ आंदे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर अब मैं नहीं बता सकता। तो जिसके अंदर मैंने एक एक चीज़ जो है ना वो बता दी है। तो आपके सारे कंसेप्ट मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं भाईजान। ठीक है। हाँ, जिसको भी नहीं ना समझ आई तो वो जनाब मुझे ना मुझे मैसेज करके ना अपने पैसे ले सकता है खुशी खुशी, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी। तो अब हम ना विटामिन डी के अंदर जो मोस्ट हाई यील्ड जो पॉइंट्स होते हैं उसके एक बार देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखें कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि विटामिन डी के अंदर कौन कौन से हाई यील्ड पॉइंट्स हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले आपने क्या कहना है, लिखते जाना है सब। आपने कहना है कि विटामिन डी आपके कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को एक तरह का ब्लड के अंदर ज़्यादा करता होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, बच्चों बताना है सब ने, कौन सी लेयर के अंदर जनाब पहले के नंबर पे सिंथेसाइज होती है, ये बताएं। आपने कहना है स्ट्रैटम बिजाले, उसके अंदर सिंथेसाइज होती है। उसका नाम क्या होता है विटामिन डी का, उस विटामिन डी का नाम क्या होता है। आपने कहना है 7 डी हाइड्रोक्सी कोले काल्सी, फिर कोले का मतलब कि आपने कहना काल्सी ट्रियोल होती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब स्ट्रोटम बिजाले, इसको रट्टा लगाना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप चाहे यूएसएमएलई के अंदर अपीयर हो रहे हैं वहां पे भी कई दफा पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब किसके अंदर, आपने कहना स्ट्राटम बिजाले के अंदर होती है। ठीक हो गया। और नाम क्या होता है, 7 डी कोले काल्सी ट्राइयोल, ये आपने कहना होता है। आगे देखें बच्चों, उसके बाद आपने कहना है कि ये 7 डी हाइड्रो कोले काल्सी ट्रोल के ऊपर क्या होता है, ये कहाँ पे जाता है। आपने कहना है कि ये कोले काल्सी फिरोल के अंदर तब्दील हो जाता है। ये नहीं है, पहले कोले काल्सी की ट्राइयोल होता है फिर ये कोले काल्सी फिरोल बनता होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आगे क्या होगा। आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का ये कोले काल्सी फिरोल जो होता है ये आपका कहाँ जाता है, आपने कहना लीवर के अंदर जाता है। और ये कौन सी है, सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि तब्दील करती हैं। इसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि लीवर के अंदर जाकर ये किसके अंदर तब्दील होता है। आपने कहना है कि ये 25 हाइड्रोक्सी का आपका एक तरह का कोले काल्सीफिरोल के अंदर तब्दील होता है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का, आपने ये कहना है कि अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं, जस्ट इमेजिन करें, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक पेशेंट है, अल्कोहल का इंटेक करता है, वो बहुत क्रोनिक अरसे से अल्कोहल इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से विटामिन डी की कौन सी फॉर्म नहीं होती। ठीक है। हाँ जी। जी बच्चों, अगर कभी भी हो कि आपका फॉर एग्जांपल एक्टिव नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, शाबाश। कौन सा कहते हैं ओ बच्चों, आपने कहना स्टोरेज नहीं होगी, खुदा दे बंदे हो, एक्टिव की तरफ कहाँ चले गए हो। आपको पता है कि लीवर सिरोसिस की जो बंदा मतलब कि अल्कोहल अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा करता है तो उसकी वजह से क्या होगा। आपने कहना है कि जो अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा करता है, तो अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा करने की वजह से जो आपका लीवर साहब है वो उड़ जाते हैं। जब लीवर ही नहीं होता तो फिर क्या होगा, आपने कहना जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो नहीं होती, जिसका नाम होता है इनएक्टिव फॉर्म, वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं होता। ये भी लिख लें कि लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये स्टोरेज फॉर्म होती है। तो आपने कहना हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं होता जिसकी वजह से जनाब आपकी एक तरह की स्टोरेज फॉर्म नहीं होती। वो गलती समझ आ गई। आगे चलो कि आगे का क्या हिसाब है। आगे बच्चों आप लोगों ने ये कहना होता है कि एक तरह का कि ये विटामिन डी 3 जो होता है ये प्रॉक्सिमल कन्विलिटी ट्यूब्यूल्स पे जाता है किडनी के अंदर। और वहां पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि वहां पे आपका 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम होता है जो कि क्या काम करता होता है। वो जनाब आपने कहना है कि 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले काल्सीफिरोल या काल्सी ट्राइयोल के अंदर तब्दील करता है। ये 125 डाई हाइड्रोक्सी वाला जो होता है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, कैल्शियम और आपके फास्फेट को वहां से अब्जॉर्ब करेगा, यही आपकी हड्डियों के अंदर जाता है और उनको मिनरलाइज्ड और अनमिनरलाइज्ड करता है। बात को समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने कहना है कि अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उसको रिकट्स कहते हैं, बड़ों के अंदर जो अडल्ट के अंदर होती है वो आपने कहना है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब मोस्ट कॉमन कॉज क्या, आपने कहना माल अब्सॉर्प्शन हो सकती है। जैसा कि एग्जामिनर ये कह सकता है कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, जैसा कि एग्जामिनर ये कह सकता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कहें कि एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसकी लैब वैल्यूज क्या होंगी, तो आपने क्या बताना, मुझे ये बताइएगा बच्चों। अगर ये आए कि एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का, एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा आपके पास आया
ठीक है। उसके अंदर आपने क्या देखा कि उसके अंदर जनाब विटामिन डी कम है, तो उसके अंदर जो लैब वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बच्चों? तो बच्चों आपने कहना कैल्शियम कम, शाबाश वेरी गुड, कैल्शियम कम, फास्फेट कम, और भी कुछ बताओ ना, और क्या होगा? कैल्शियम कम, फास्फेट कम, ओके दोनों कम, और क्या होगा? और क्या होगा? कैल्शियम कम, वेरी गुड बाबर, दिल खुश किया है पुत्र। आप पीटीएच इंक्रीज होगा, आपने कहना कैल्शियम कम, फास्फेट कम और पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फेट का लेवल कम होने की वजह से पीटीएच को क्या होगा, एक तरह का फीडबैक ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, आपका विटामिन डी एक्टिव नहीं हो रहा। चलो जी आगे चलिए बच्चों, अब हम आते हैं विटामिन ई की तरफ कि विटामिन ई क्या होता है। देखो बच्चों, आपको विटामिन ई के बारे में पता होना चाहिए कि इसके मुख्तसर जी हम एक्सोजीनस लेते हैं, जिनमें हम एक्सोजीनस लेते हैं जी बच्चे। एक्सोजीनस के अंदर आपकी एक्टिव फॉर्म होती है बच्चे, ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है? एक्टिव फॉर्म होती है, ये आपने याद रखना है। बच्चे अगर तो फॉर एग्जांपल मेरी बात को गौर करो, अगर तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे की बॉडी के अंदर वैसे ही कैल्शियम और फास्फेट का लेवल कम है, मेरी बात को गौर करो, अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल कम है, उसके अंदर अगर आप विटामिन डी दे रहे हो, तो इसका मतलब है अब आप कम को नॉर्मल पे लेके आ रहे हो, तो पीटीएच का लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। पीटीएच का लेवल तो उस वक्त हाई होना चाहिए ना जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट कम है। अब देखो आपने विटामिन डी बाहर से दे दिया, जो कम है उसने कमी पूरी कर दी, जब उसने कमी पूरी कर दी तो पीटीएच को क्या ऐसी आखिर आई पड़ी है कि वो इंक्रीज होगा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम क्या देखते होते हैं, हम ये देखते होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, आपने कहना है एक तरह का, जिनको एक तरह का, आज टेस्ट टाइम भी आ गया, 10 बजे है सर, ओके हो गया सोहा, टेंशन नहीं लेनी, 10 बजे टेस्ट है, परेशान नहीं होना, टेस्ट तुम दे लोगी, ठीक है, जरा परेशान नहीं होना तुमने। अच्छा जी, अब देखो बच्चों कि विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई जो होता है, पहली दफा टेस्ट दे रही है ना बच्ची ने, पहले कभी टेस्ट नहीं दिया बेचारी ने। आपने कहना कि इसका नाम क्या है बच्चों? आपने कहना है टोकोफिरोल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नाम क्या होता है? आपने कहना है ट्रोको ट्राइनोल होता है, ट्रोको ट्राइनोल और टोकोफिरोल होता है। अब देखें बच्चों, आपने कहना है कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, जल्दी दसो जी। ऐसे विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं वो कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे ही है। तो भाई विटामिन ई आपका एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, वो कौन से हैं? देखो बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, ये आपके आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। आरबीसी क्या करता है? एक तरह का प्रोटेक्ट करता है। जब आपके आरबीसी प्रोटेक्ट होंगे तो बच्चों क्या आपकी एक तरह की हिमोलाइटिक डिजीज चलेगी? शाबाश, अगर विटामिन ई है तो क्या आपकी एक तरह की हिमोलाइटिक डिजीज चलेगी? तो बच्चों आपने कहना है कि ये आपकी आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरे नंबर पर बच्चों आपने ये कहना होता है कि ये आपके न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता होता है, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये दो काम इसके होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ तक आप लोगों को बढ़ा दिया कि फॉर एग्जांपल जो विटामिन ई होता है ये एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज और न्यूरॉन्स को एक तरह का प्रोटेक्ट करता होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बंदे के अंदर, आप मुझे ये बताएं कि एक तरह का, आप ये देखते हो कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, जब उस बंदे के अंदर आपके ई की डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया। अब मुझे आपने ये बताना है कि इसके नतीजे में बच्चों के आपके आरबीसी एक तरह के डैमेज होंगे कि नहीं होंगे? आरबीसी डैमेज होंगे। जब आपके आरबीसी डैमेज होंगे तो इसकी वजह से आपका अनीमिया हो सकता है। तो आपने कहना है कि इसकी वजह से एक तरह का अनीमिया हो सकता है, और इसकी वजह से जो अनीमिया होता है उसको आप क्या कहते हो बच्चों? आपने कहना है हीमोलाइटिक अनीमिया, क्या कहते हैं एक तरह का, आपने कहना होता है कि इसको हम कहते होते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया, हम देखते होते हैं। तो पहले नंबर पे आपने कहना हीमोलाइटिक अनीमिया होता है। अब देखिए बच्चों, जब आपका हीमोलाइटिक अनीमिया होता है ना, तो इसके नतीजे में आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर बंदा क्या होगा कि आरबीसी की जो शेप होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। आपके जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि स्पाइक से बने हो, इस तरह आपने कहना है। और ये जो स्पाइक से बने हुए होते हैं इसको आप क्या कहते हैं? अकेंथोसाइटोसिस, क्या कहते हैं एक तरह का अकेंथोसाइटोसिस कहते होते हो, ठीक है बच्चों। तो ये किस वजह से होता है? आपने कहना विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दो बातें। तीसरी बात, बच्चों मुझे ये बता दो कि आपकी नर्व्स डैम को प्रोटेक्ट करता था ये? शाबाश, आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता होता था। तो बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल
जब ये आपका इन्वॉल्व होगा तो आपकी अब नर्व्स प्रोटेक्ट नहीं रहेंगी, बल्कि आपकी नर्व्स का भी इश्यू होगा। और कौन सी नर्व्स डैमेज होंगी? स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, और उसके बाद आपने कहना डीसीएमएल, मतलब क्या? सेंसरी आपकी इंफॉर्मेशन। इसकी क्या होती है? एक तरह की डीमाइलिनेशन हो जाती है बच्चों, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। और दूसरा आपने क्या कहना होता है कि आपका एक तरह का डीसीएमएल की भी एक तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदा ये पूछे कि यार विटामिन ई ठीक है जनाब, आपका एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, आपको ये कहते हैं कि ठीक है यार, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन उसके साथ वो एग्जामिनर ये कह दे कि भाई विटामिन डी जो था वो भी तो आपकी न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता था, उसके अंदर भी तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट थी, उसके अंदर भी जनाब आपकी हिमाटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी, तो इसके अंदर भी हिमाटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आपके पास दो पेशेंट हैं, एक के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, एक के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो आप कैसे बताओगे कि ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? तो बच्चों एक बात को अपने जहन के अंदर रख लो कि विटामिन बी 12 वाली डेफिशिएंसी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर आप देखते हो मिगेलो ब्लास्टिक अनीमिया, उसके अंदर आप देखते होते हो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया, ठीक हो गया। लेकिन जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी वाला पेशेंट होता है इसके अंदर हम देखते होते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर हम देखते हो तो होमोसिस्टीनीमिया, उसके अंदर हम देखते हो तो मिथाइल मेलानोइक का लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं देखा। जो आपका विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का पेशेंट होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी है। जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी का पेशेंट होता है इसमें से मोर देन 90% चांस होते हैं कि माल अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। समझ आ गई बच्चों? तो आपने क्या कहना होता है कि ये क्या होता है? एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और ये सारे का सारा इस तरह काम कर सकता है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है। अब देखें कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन ई का लेवल बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? तो बच्चों आपने कहना होता है कि विटामिन ई क्या काम करता होता है? ये विटामिन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। बच्चों मुझे ये बताइएगा कि विटामिन के का काम क्या होता है? शाबाश। जो विटामिन के होता है उसका काम क्या होता है? एक तरह का, अगर विटामिन के का जो काम होता है वो क्या होता है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपको पता है कि ये क्या काम करता होता है? कि एक तरह का आपकी कोगुलेशन करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह की कोगुलेशन करवाता होता है विटामिन के। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे ने विटामिन ई बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर लिया हुआ है, क्या एक तरह का विटामिन ई बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर लिया है, तो वो विटामिन के को इनहिबिट करेगा? जल्दी बताएं। विटामिन की को एक तरह का उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। जब विटामिन के इफेक्ट होगा तो इसके नतीजे में अब आपकी बॉडी के अंदर क्या उतनी कोagulation रह सकेगी जितनी कि नॉर्मल बॉडी के अंदर होती है? तो आपकी क्या होती है? एक तरह की कोagulation क्या हो जाती है? एक तरह की कम हो जाती है। ठीक है। अब अगर इस बंदे के अंदर कोई भी एंटी कोगुलेंट आप ड्रग यूज करो इस बंदे के अंदर, और एक नॉर्मल बंदे के अंदर आप एंटी कोगुलेंट ड्रग यूज करो, तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो ज्यादा नहीं होगी बच्चों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन के इफेक्ट को वैसे ही रोक दिया जाता है। ये विटामिन के इफेक्ट को रोक देता है जो कि क्लॉटिंग करवाता है। और अगर इसके अंदर आप कोई भी एंटीकोगुलेंट थेरेपी यूज करते हैं जैसा कि वारफरीन, तो क्या काम होगा? आपने कहना है कि कोई भी अगर आप ऐसी थेरेपी यूज करते हैं जैसा कि वारफरीन, वो विटामिन के को और वो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को, कोगुलेशन को और कम कर देती है, जिसके नतीजे में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। गलती समझ आई कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझी वो दोबारा भी पूछ सकता, प्रॉब्लम कोई नहीं है, इजी सीन है। ओके सर, समझ आ गया। सर ये फ्रेडरिच अटैक्सिया, बच्चों देखो, फ्रेडरिच अटैक्सिया क्या होता है? फ्रेडरिच अटैक्सिया हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यूरो एनाटॉमी के अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर। फ्रेडरिच अटैक्सिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने कहना है कि ये आपकी कंजेनिटल न्यूरो एनाटॉमी की कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पाँव का जो सोल होता है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। उसके अंदर आप क्या देखते हो कि एक तरह का बंदे का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि फेरेटिन जो प्रोटीन होती है, फेरेक्सिन प्रोटीन जो होती है, उसके अंदर जनाब म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने कहना होता है कि चलते हुए बंदा गिरता है बच्चा, तो ये आपने कहना फ्रेक्सिन प्रोटीन ये सारा कुछ, ठीक है, बनती थी, फ्रेक्सिन उसका नाम था। ओके बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस प्रोटीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होती थी? 9। सर सारे ट्रैक्स इन्वॉल्व होंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी से? नहीं बच्चों, सेंसरी ट्रैक, सेंसरी ट्रैक होते हैं, मोटर नहीं होते, ठीक है। ये आपने, और सेंसरी भी स्पाइनोथैलेमिक नहीं होगा, स्पाइनोथैलेमिक नहीं होगा, स्पाइनोसेरिबेलम होगा, और डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस होगा। आपको पता है कि डीसीएमएल किसको लेके जाता है? वाइब्रेशन को, टच को, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना होता है कि स्पाइनो सेरिबेलर की वजह से क्या होता है? आपने कहना सर ये कब पढ़ाएंगे न्यूरो सेक्रेटरी? बच्चे टेंशन न ले, इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे। आपके सामने ही है यार, आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो
आपको पता ही है, असी कोई चिल मोल तक ही नहीं रहा है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोगों ने कहना है, इससे आगे इंशाल्लाह बेसिक के अंदर हम न्यूरो करेंगे पक्का। तो आपको क्या होना कि एंटीऑक्सीडेंट होता है आरबीसीज, और उसके बाद न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। हिमोलाइटिक एनीमिया, अकैंथोसाइटोसिस बताया, मसल वीकनेस होगी, डीमाइलिनेटेड पोस्टीरियर कॉलम की वजह से क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन कम हो जाती है। और भाई डीसीएमएल आपका इसको प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन को लेके जाता है। जब डीसीएमएल ही नहीं सही रहा तो वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन सही नहीं रहेगी। एंड स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक की वजह से क्या होता है, अटैक्सिया होता है। ठीक हो गया बच्चों। उसने कहा कि हाँ जी जनाब, फ्रेजिट अटैक्सिया के साथ मिमिक सिम्टम्स करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। उसके बाद एक्सेस की वजह से क्या होगा, इंटेरोकोलाइटिस होगा इन इन्फेंट्स विद एक्सेस विटामिन ई। आगे देखें यहाँ पे क्या लिखा, हाई डोज सप्लीमेंट में अल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, कितना डिस्टर्ब करेगा, इनहांस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑन वारफिन। तो क्या होता है, एक तरह का वारफिन के जो इफेक्ट होते हैं उसको एक तरह का ज्यादा कर देता है बच्चों। समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता है। ये आपने कहना है। तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा विटामिन ई लेता है तो विटामिन के जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक तरह का आपने कहना है कि उसकी मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, कि विटामिन के जो होता है वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे के अंदर हम अगर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स दें, एंटीकोगुलेंट थेरेपी इस्तेमाल करें, तो अब इसको क्या करेगा, एक तरह का वो इन्हांस कर देगा। न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में अपीयर सिमिलर टू विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बट विदाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपरसेगमेंटेड न्यूरोफिलिया, हाई सीरम मिथाइलमेलानिक एसिड। ठीक होगा बच्चों? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता। शाबाश। आज जी विटामिन के बारे में देखो यार, विटामिन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर जो नाम लिखे हैं, उनको रट्टा लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, फाइलोक्विनोन, फेटानिडियोन, मेनाक्विनोन। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। विटामिन के का काम क्या होता है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि विटामिन डी के जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर आता है और आपकी गट के अंदर आएगा, तो वहां पे आपने कहना होता है कि आपके पैथोजेंस होते हैं। क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है कि वहां पे क्या पाए जाते हैं, आपके माइक्रोब्स पाए जाते हैं। कहाँ पे, विटामिन के आपके गट के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं। आपने कहना माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक होगा, गट के अंदर। ये माइक्रोब्स क्या काम करते होते हैं ये बच्चों, आपने कहना है कि ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को जो आप लेते हो, विटामिन के वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के अंदर तब्दील कर देते हैं। और यहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं, एक तरह का एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। तो आपने कहना होता है कि विटामिन के बेसिकली एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये आपका एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको एक्टिव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके नतीजे में ऑक्सीडाइज विटामिन के आपकी रिड्यूस विटामिन के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये रिड्यूस विटामिन के आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। और गलती समझ आई, कोई नहीं आई? तो आपने क्या कहना है, एक्टिवेटेड बाई एपोक्साइडक्टेज एंजाइम टू रिड्यूस फॉर्म। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि ये जनाब आपके ग्लूटामिक एसिड की गामा की कार्बोक्सिलेशन ऑफ गामा ग्लूटामिक एसिड करवाता होता है। ये आपने याद करना है। ठीक हो गया बच्चों? तीसरे नंबर पे आपने क्या याद रखना है कि विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और एस ये जनाब होता है। इसके करता एक तरह का स्टिमुलेट करता है। किसको? आपने कहना विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी और एस को क्या करता है, एक तरह का स्टिमुलेट करता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपके विटामिन के का जो एंटीडोट है वो क्या है, तो आपने कहना होता है वारफरिन। क्या कहना है, एक तरह का वारफरिन होता है। कि विटामिन के का जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है, एक तरह का वारफरिन होता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों। ओके बच्चों, अब देखें आगे। आगे बच्चों, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो हम विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपके दो तरह के क्लॉटिंग पाथवेज होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। जस्ट इमेजिन करें कि ये आपके दो तरह के पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक कौन सा होता है, आपने कहना एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ये बात अपने जहन के अंदर रखिएगा कि आपका विटामिन के किनको स्टिमुलेट करता था, 2, 7, 9, 10, उसके बाद प्रोटीन सी और एस है। ठीक है, आपने ये बस इतना याद रखना है। मैं अभी फुल डिटेल के अंदर भाईजान नहीं जा सकता, सीधी बात है, क्योंकि ये आपका टॉपिक ही और है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊं। तो आपने कहना है कि जो आपका विटामिन 7 और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 आता है, ये आता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, फैक्टर 7। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि विटामिन 2, 9, 10, 10 तो आपका क्लोटिंग फैक्टर कॉमन के अंदर आ गया ना, मतलब 2,
9 और 10, ये कहाँ आता है? ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है। ये आपका एक्सट्रिंसिक में आता है और ये जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का इंट्रिंसिक में आता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जब आपकी बॉडी के अंदर ये जनाब आपका एक्सट्रिंसिक में आता है, दूसरा इंट्रिंसिक में आता है, तो इन पाथवे को चेक करने के लिए हम देखते होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पीटीटी, क्या कहते हैं, एक तरह का एपीटीटी। और जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसको देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं पीटी, क्या कहते हैं, एक तरह का पीटी कहते होते हैं। अब मुझे पर एक बात आप लोगों ने बतानी है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कोई बंदा है उस बंदे के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, तो मुझे ये बताइएगा कि उसके अंदर विटामिन 2 होगा? नहीं होगा। क्या विटामिन 7 होगा? नहीं होगा। क्या विटामिन 9 होगा? नहीं होगा। विटामिन 10 होगा? नहीं होगा। अब आपको पता है कि विटामिन 7 किस पाथवे के अंदर आता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है। जब विटामिन 7 नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या बढ़ता है? आपने कहना पीटी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब अब आपका 2, 9, 10 ये नहीं होगा तो क्या बढ़ेगा? आपने कहना इंट्रिंसिक बढ़ता है। तो इसकी वजह से किसका लेवल बढ़ता है? आपने कहना एपीटीटी का लेवल बढ़ता होता है। ठीक है, आपने कहना कि एपीटीटी और पीटी दोनों का लेवल जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर क्या मिलेगा? एक तरह का रेज मिलेगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई, वो बंदा क्वेश्चन फिर भी पूछ सकता है। शाबाश एनीमन जी। अब इससे ज्यादा जो है ना वो अल्लाह ही हुआ है। ओके बच्चों, अब देखें, मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है कि विटामिन के जो होता है वो किससे बनता है? आपकी बॉडी के अंदर बग्स होते हैं जो कि एक तरह के ऑक्सीडाइज विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के अंदर चेंज करते हैं, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। अगर एक बंदा है उसको ये कहा जाए कि ये आपने 3 दिन एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो अपने जिस्म के जितने भी जरासीम है वो सारे खत्म करना चाहता हूँ। और जस्ट इमेजिन करो कि वो बंदी सोहा है, ठीक है, वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जितने भी तरह के जरासीम कीड़े शीड़े जो भी है ना, ये मैं जनाब खत्म करूंगी जब तक जो मर्जी हो जाए। आप कहते हो कि आपने खानी है 3 दिन, वो कहती नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो खाऊंगी 3 महीने। अब देखें, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि आपकी जिंदगी के लिए अच्छे भी होते हैं। अब अगर आप 3 महीने तक इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि जो हेल्दी आपके माइक्रोब्स होंगे वो भी डेथ हो जाएगी। अब जब आपके हेल्दी माइक्रोब्स जो होंगे, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि एक तरह का वो जब उनकी डेथ हो जाएगी तो क्या ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के जो होगा वो रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर तब्दील होगा बच्चों? शाबाश, ये बताइएगा। जब आपका, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के जो होगा वो रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर तब्दील नहीं होगा, तो इसके नतीजे में मुझे ये बताना है कि क्या आपका विटामिन के एक्टिव हो गया? भाईजान कोई नहीं होया। जब आपका विटामिन के एक्टिव नहीं हो तो 2, 7, 9, 10 पैरोटीन सीआरएस की डेफिशिएंसी होगी? बिल्कुल होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, अगर कोई बंदा बहुत अरसे तक एंटीबायोटिक यूज करता है, इसकी वजह से हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। और क्या? अब देखिए बच्चों, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का जो बच्चा पैदा होता है उसकी तो गट ही बड़ी स्टीराइल सी होती है। स्टीराइल गट का मतलब होता है कि उसमें किसी तरह के कोई जर्म्स नहीं होते। तो लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो स्टीराइल गट नहीं रहती, बल्कि उसके गट के अंदर से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आगे समझ? तो आपने कहना है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो अभी उसके अंदर पैथोजेंस होंगे जो कि ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड के अंदर तब्दील करके आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का विटामिन के पैदा सही तरह कर सके? बताइएगा जी। ओ भाईजन कोई नहीं। जब नहीं होगा तो क्या होगा? आप बच्चा पैदा होते ही एक टीका लग जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इसके नतीजे में क्या होगा कि ऑक्सीडाइज विटामिन के आपके रिड्यूस विटामिन के अंदर तब्दील नहीं होता। समझ आ गई है? आगे चलिए जी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन के आपका एक्ट कहाँ पे करता है, वो करता होता है आपके लीवर के अंदर। ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस विटामिन के अंदर तब्दील कहाँ होता है? आपने कहना लीवर के अंदर। अगर लीवर ही नहीं होगा तो क्या होगा? आपने कहना कि विटामिन के एक तरह का प्रॉपरली बनेगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों? ये आपको समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है। आगे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि वो मदर जो ब्रेस्ट फीड करवाती है उनको 2 विटामिन लाजमी अपने बच्चों को देने चाहिए, एक विटामिन डी और दूसरा कौन सा? विटामिन के। तो आपने कहना कि विटामिन के जो होता है वो आप लोगों ने बच्चों को लाजमी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि आप उसको क्या करते हैं, एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है वो बर्थ के अंदर ही लग जाता है, जैसे बर्थ हुई उसके फौरन बाद। ठीक हो गया बच्चों? अब आ गए इधर, और इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं। देखें जी, विटामिन के, तो यहाँ पे देखें, आपने कहना विटामिन के एपोक्साइडक्टेज टू द रिड्यूस फॉर्म which is the cofactor for the gamma carboxylation of the glutamic acid residue on various proteins required for the blood clotting। ठीक हो गया। synthesized by intestinal microbiota
न्यूनिटल हेमरेज हो सकती है विद हाई एपीटी एपीटीटी बट नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। उसके बाद आपने कहना स्टीराइड इंटेस्टाइन आर अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन के, ये आपको पता है। कैन आल्सो आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हेपेटोसेलुलर डिजीज, ये भी पता है। के इज फॉर द कोगुलेशन नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द क्लोटिन 2 7 9 एंड 10 प्रोटीन, यस वार्फिन इनहिबिट्स द विटामिन के, आपको मैंने बताया था। नॉट इन ब्रेस्ट मिल्क, आपको पता है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, न्यूनेट हैव गिवन विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई वो बंदा फिर भी पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। शाबाश, हाँ जी बच्चों। अब देखें, अब आता है आगे, और आगे देखने क्या लेके है। देखो बच्चों, आपने कहना होता है कि दो तरह की आपकी न्यूट्रिशंस की बात होती है। एक होती है जनाब आपकी कवाशकर, सर काफी नहीं है, काफी नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना दो बातें बताता हूँ, जस्ट इमेजिन करो। है काफी, लेकिन मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना बच्चों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर, चलो एक डिस्कस करते हैं, आप अपनी ना डॉक्टर बने हैं, आप जनाब हाउस जॉब कर रहे हैं या वैसे, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा आपके पास आता है, वो बड़ा कमज़ोर सा है, पतली सी उसके बाजू हैं, टांगे उसकी पतली सी हैं, लेकिन पेट उसका निकला हुआ है। तो बच्चों, अगर कोई भी हो तो आप क्या सोचोगे? आप कहोगे कि यार इसका पेट निकला हुआ है और बाकी बाजू वगैरह क्या है, पतले हैं। एक पर्सन ये है, ठीक है। और दूसरा पर्सन वो है जिसको आप देखते हो कि पूरे का पूरा ही पतला है, पूरे का पूरा ही पतला है, पूरी बॉडी ही वीक है। तो बच्चों, आपने कहना है कि जिसके अंदर पेट निकला हुआ है वो डिजीज है क्वाशियोरकोर की। किसका? एक तरह का क्वाशियोरकर की। अब देखें, इसके अंदर आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि इसके अंदर मेनली होती है प्रोटीन लॉस। क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन लॉस हो जाती है। अब देखें बच्चों, जिसके अंदर माल मेल न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन वगैरह लॉस हो जाए, तो उसके अंदर मुझे ये बताएं कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो मेंटेन रहेगा? शाबाश। आपका जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो मेंटेन रहेगा। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा होता है, और आप क्या देखते हो? असाइटीज देखते होते हो, अडीमा देखते हो, आपने कहना असाइटीज देखते होते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या है, कि फॉर एग्जांपल जो लीवर होगा उसके अंदर फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, आपकी एपोलिपोप्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, आपने कहना वो कम होती है। जो लीवर होगा ना बच्चों, लीवर के अंदर आपने कहना है कि प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो नहीं रही, प्रोटीन है ही नहीं, तो यहाँ पे फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो आपने कहना एपोलिपोप्रोटीन का लेवल कम होगा और फैटी चेंजेस आप देखोगे। फैटी चेंजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते होते हो। इसके साथ साथ ही आपको स्किन लीजन्स मिलती होती हैं, स्किन के ऊपर क्या मिलती है? एक तरह की कोई ना कोई लीजन्स मिलती हैं। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बच्चा जिसको पेट बाहर की तरफ निकला है और उसके बाद आप ये देखते हो कि उस बंदे के अंदर क्या, बच्चे के अंदर क्या प्रॉपरली डाइट नहीं है, उसके बाद आप ये देखते हो कि मसल बहुत पतले से हैं, आपने कहना है ये वाली जो डिजीज़ है इसको आप कहते हैं क्वाशियोरकर। अगर ये पूछा जाए कि क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है, तो आपने कहना भाई जान प्रोटीन बनती ही नहीं है। जब प्रोटीन बनती ही नहीं है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता। जब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता तो क्या होता है? आपने कहना भाई जान अडीमा होगा, असाइटीज होगी, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। आपने कहना इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना इसके अंदर जो लीवर होगा, अब क्योंकि प्रोटीन तो वो भी नहीं ले रहा, तो उसके अंदर फैटी लीवर की फैटी जो चेंजेस होगी वो इकट्ठी होंगी, जिसके अंदर आपने कहना होता है कि हम क्या देखते हैं? फैटी लीवर देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि स्किन के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। आगे अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के अंदर पूरी न्यूट्रिशन कम है, कैलोरीज ही डेफिसिट है सारी की सारी, तो उसके अंदर, जिसके अंदर कैलोरीज ही डेफिसिट है, ठीक हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? आपने कहना इसके अंदर मरासमस होता है, मसल वीकनेस होती है, ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। तो उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों, कि एक तरह का आपने कहना है कि इस डिजीज को आप कहते हैं मरासमस, जिसमें से मुकम्मल तौर पर बंदा जो होगा वो पतला होगा, ठीक हो गया बच्चों। वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ सर, आप बोली जा रहे हैं, वॉइस नहीं
बच्चों आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। ओके। अब देखें बच्चों, आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन नॉट कॉजिंग एडीमा, डाइट डेफिशिएंसी इन कैलोरीज बट नो न्यूट्रिशन आर द इंटायरली एब्सेंट। ठीक है। मरासमस रिजल्ट इन मसल वास्टिंग, ये आपको मैंने बताया। लीनियर ग्रोथ मेंटेन अक्यूर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन जिसके अंदर होगा ना, जो खाना ही नहीं खा रहा मुकम्मल तौर पे, जैसा कि अब जो हालात गाजा के अंदर बने हुए हैं वो वाली बात है। ठीक हो गया? तो आप ये देखते हैं जिंक क्या होता है। देखो बच्चों, आपने कहना होता है जिंक वो है जो कि 100 से ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी करवाता होता है। 100 से ज्यादा एंजाइम की क्या करता है? एक तरह की एक्टिविटी करवाता होता है। और आपने ये कहना है, अगर फॉर एग्जांपल हम जिंक की बात करते हैं बच्चों, जिंक वो आपका मिनरल होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी हेल्प करता है। ठीक है। आपने ये कहना होता है। उसके बाद आपने ये एक एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन के साथ लिंक बहुत हेल्प करता होता है। बच्चों, जिस बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा? क्या उसकी बॉडी के अंदर हेयर्स होंगे? आपने कहना नहीं होंगे इतने। ठीक हो गया? आपको पता है कि हाँ जी जनाब, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा उसके अंदर जो जेनिटल का जो साइज होगा वो क्या होगा? एक तरह का छोटा होने लग पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो एक तरह की क्या होती है? लो हो जाती है। तो जिनके अंदर जिंक नहीं होता, जिंक क्या काम करता है? वोंड हीलिंग को डिले करता है। आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो सप्रेस होती है। मेल हाइपोगोनेडिज्म होते हैं, मेल जो जेनिटल्स हैं वो जनाब साइज में छोटे होना शुरू हो जाते हैं। हेयर्स की जो यानी कि जो अडल्ट हेयर्स हैं वो जनाब आपके कम होते हैं, बंदे को स्मेल नहीं आती है। उसके बाद आपने कहना है कि जो स्किन होती है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन, और उसके बाद आपने कहना है या इंटेस्ट अल्लाह अकबर। यार अजीब है। आपने क्या कहना है? स्किन के ऊपर रैश, स्किन रैशेस। ठीक है। डायरिया, ये आपने कहना है। ठीक है बच्चों? और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है? एक तरह की रैशेज और इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। ज्यादातर ये किन लोगों में होता है? जो कि अल्कोहलिक और सिरोसिस के पेशेंट हो। तो आपने क्या देखना है बच्चों कि फॉर एग्जांपल जिंक क्या करता है? जिंक आपका मोर देन 100% पेशेंट 100 एंजाइम के अंदर एक्टिविटी को ज्यादा करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ज्यादा करता है। वूंड हीलिंग को डिले करता है। इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। मेल हाइपोगोनेडिज्म करवाता है। अडल्ट हेयर्स को कम करता है, बता दिया। उसके बाद अनोस्मिया, डिसजॉर्जिया, उसके बाद एसोसिएटेड विद एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का, आपकी स्किन के ऊपर लीजन्स वगैरह करवाता है, डायरिया करवाता है। जिंक अब्जॉर्प्शन मैनिफेस्टिंग फॉर द ट्राई ऑफ हेयर लॉस, डायरिया और स्किन रैश, ये आपने याद करना है। ठीक होगा बच्चों? उसके बाद क्या होगा कि एक तरह का जो बॉडी की ओपनिंग वाले एरिया है जैसा कि टिप ऑफ फिंगर्स, टोज, वहां पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। और किन लोगों में ज्यादा होता है? अल्कोहलिक और सिरोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं वहां पे देखने को ज्यादा मिलता है। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा फिर भी पूछ सकता है। शाबाश एनीमान जी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई तो बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।